वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो चुकी तो रदरफोर्ड ने ये सोचा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में लाई करते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए उसने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने गोल्ड की एक फॉयल यूज़ की जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी, इंतहाई थिन थी। उसने इसे यूज़ किया, यूज़ करते हुए अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हैं क्या? अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। दरअसल कुदरत में कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से अबव है उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रदरफोर्ड ने कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए? रेडियम और पोलोनियम। ये बेसिकली थे क्या? ये हीलियम के न्यूक्लियाई थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये हमेशा हर वक्त रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एटसेट्रा। हर वक्त रेडिएशंस इमिट करते करते आखिरकार ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इनसे नए एलिमेंट्स वजूद में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरह से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक थिन शीट ली गोल्ड की, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। सामने उसने स्क्रीन रखी, एक प्लेट रखी, ऑब्जर्व करने के लिए स्क्रीन रखी। तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स गोल्ड की शीट में से पास हो गए। मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास हो गए। ये देखिए, पास, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास। और कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक, बिल्कुल वापस आ गए। तो इससे उसने एक अंदाजा लगाया, उसकी ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जो सीधे चले गए उसने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल। उसने तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास करवाए, जिनमें से फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए और फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए, यानी कि बिल्कुल वापस मुड़ आए। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस पे, रिजल्ट्स पे। ऑब्जर्वेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स में रदरफोर्ड ने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, कि जो एटम का ज्यादातर हिस्सा है वो खाली है। ये उसने किस बुनियाद पे कहा कि मच ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल। इट शोज दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट उसने कहा कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने डिस्कवर किया कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए वो इस बात को शो कर रहे हैं कि इसके सेंटर में, एटम के सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्जेस जरूर हैं। उन पॉजिटिव चार्जेस को उसने किस चीज का नाम दिया? न्यूक्लियस का। जब उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, कंप्लीटली वापस मुड़ गए, तो उसने इससे कहा कि न्यूक्लियस इज हार्ड। यहां पे उसने कहा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, उसने कहा डिफ्लेक्ट हो गए, इट्स मीन पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उसने कहा कि जो बिल्कुल वापस बाउंस बैक हो गए, इट्स मीन न्यूक्लियस इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट उसने कहा कि न्यूक्लियस इज, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। ये उसने किस बेस पे कहा कि मच ऑफ द पार्टिकल्स गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि बहुत सारे पार्टिकल्स, मैंने पहले बताया कि उसने तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स को बम्बार करवाया, जिसमें से मैक्सिमम नियर अबाउट 90%, 95% पार्टिकल्स गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे चले गए। उसने कहा साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, चंद एक पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, चंद एक बाउंस बैक हुए, तो उसने कहा न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। नेक्स्ट उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि जब ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साथ टकराए तो ये डिफ्लेक्ट हो गए या मुड़ गए। तो उसने कहा इस जगह पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट उसने कहा एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। हम जानते हैं एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये आपस में इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज कार्बन को देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इट्स मीन कि कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टैंड? जब 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 प्रोटॉन हैं, इट कैंसल ईच अदर एंड एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। +6 and -6 cancel, atom as a whole is neutral. Fundamental particles lie in nucleus. Fundamental particles except electron
also a fundamental particle. Except electron, fundamental particles lie in nucleus. फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास पॉजिट्रॉन भी आ जाता है, न्यूट्रॉन भी आ जाता है, एंड सो ऑन। जो भी फंडामेंटल, लाखों की तादाद में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। ये तो आ गए इसके रिजल्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू इसके डिफेक्ट्स देख लेते हैं। पहला डिफेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, electrons are charged particles. According to classical theory of radiation, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। कॉन्टिन्यूसली जब ये एनर्जी रिलीज करते रहते हैं तो इनको आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। दूसरा, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो इनको कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए? लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो इनको लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व किया गया वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। रदरफोर्ड ने कहा लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। सो ये दो इसके ड्रॉबैक्स हो गए। अब लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। सपोज ये प्रिज्म है, जब वाइट लाइट इससे आकर टकराती है तो ये 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं
with color violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। इन 7 कलर्स में ये लाइट स्प्लिट हो जाती है और हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है कि अगर ये 7 कलर्स हैं और हम इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड नहीं कर पा रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और अगर ये देखिए 1 2, अब सपोज कर दीजिए कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, वैसे हर कलर के दरमियान एक ब्लैक लाइन होती है लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, अलग अलग इनकी पहचान नहीं कर सकते। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये देखें, ब्लैक, रेड, ब्लू, हर एक की पहचान जब हम कर सकें उस जब हर एक लाइन अलैदा अलैदा हमें नजर आए उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एक दफा रिव्यू कर लीजिए कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एम्प्टी, पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में है, कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेरी हार्ड है, क्यों कि कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, कि बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड गए, जिसकी वजह से हमें पता चला कि न्यूक्लियस का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज एम्प्टी। एटम एज अ होल इज न्यूक्लियस, फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लाई इन न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास इसके डिफेक्ट्स थे कि इसने कहा क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स चाइल्ड पार्टिकल्स हैं, इनको एनर्जी रिलीज करते रहना चाहिए और आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और दूसरा इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स जब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो इनको लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व कौन सा किया गया, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये भी ड्रॉबैक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बोहर एटॉमिक